Hello everyone, myself आर्यन चौधरी currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। यार देखो इस वीडियो में मेरा फेस दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यार ट्राईपोड टूट गया है तो हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, तो कुछ दिन में आ जाएगा। तो एक दो वीडियो में प्रॉब्लम होगी बस, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फेस दिखता है तो इंटरेक्शन अच्छा होता है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ठीक है, मैनेज कर लो, बस एक दो वीडियो की बात है, ठीक है। और देखो इस यार वीडियो में सबसे पहले मैं जो करा रहा हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं। तो यार क्वेश्चन करने से पहले यार तुम लोग बस एक चीज़ ध्यान रखना कि तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे यार, ठीक है ना। तो कहीं से भी यार तुम पहले इसको क्वेश्चन सीरीज को करने से पहले यार इसके अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको तैयार कर लो, तब तुम आओ क्वेश्चन करने, ओके। और अगर तुमको कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास कम टाइम है, तो मैं जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया हूँ यार वहाँ से जाके तुम कर लो। जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे, मान लो 54, देखो टोटल जो क्वेश्चन है इस सीरीज का केमिकल बॉन्डिंग का टोटल 109 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में मैं केवल 54 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसको मैं करा दूंगा। तो यार तुम्हारे पास अगर कम टाइम है तो तुम जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज हैं मेरे, जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराए हूँ, तुम वहाँ से जाके कर लोगे तो तुम यहाँ के जो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट वाले वो कर ले जाओगे। अगर 54 क्वेश्चन है तो मान के चलो कि तुम 48 49 क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो हो सकता हो ना कर पाओ, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं ना तुम इजीली कर ले जाओगे। तो वहाँ से जाके देख लो, और मैक्सिमम मेरा केमिकल बॉन्डिंग का 1-1.5 घंटे का शायद वीडियो है, शायद 1 ही घंटे का वीडियो है। तो वहाँ से जाके कर लो आराम से तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। उसमें मैं थ्योरी भी करवाया हूँ, क्वेश्चन भी करवाया हूँ, तुम वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसको करने के बाद अगर तुम इस पर आते हो तो मान के चलो कि तुमको मतलब अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, तुम्हारा यहाँ पे थ्योरी वाला भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट वहाँ पे करवाए हो तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाला भी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौशल एंड लुईस अप्रोच वाज बेस्ड ऑन द। तो ऑप्शन देखो, हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है। दूसरा क्या है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है। यहाँ पे क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और यहाँ क्या है, इनर्टनेस ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, ठीक है। अब देखो कौशल और लुईस यही जो थे जो ऑक्टेट रूल दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा है, कौशल और लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कौशल और लुईस जो अप्रोच दिए थे उसके हिसाब से क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ये किस पे बेस्ड था, तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी एक लाइन ऐसी लिखी है कि कौशल और लुईस की जो अप्रोच थी किस पे बेस्ड थी, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पे थी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, आंसर हमारा जो हो जाना चाहिए वो बी हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि लुईस पिक्चर द एटम्स इन द टर्म ऑफ कर्नल्स। लुईस जो थे उन्होंने एटम्स को पिक्चर किया इन द टर्म ऑफ कर्नल्स एंड आउटर मोस्ट जो सेल है दैट कुड एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ। अब देखो लुईस जो बनाते थे सेल, देखो मान लो बोलते थे कि हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया और ये उनका सेल हो गए, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। जाके जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ोगे तो तुमको ये वाली लाइन वहाँ से मिल जाएगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्या है, लुईस पॉस्टुलेट दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट देन दे आर लिंक्ड बाय। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि ऑक्टेट रूल कौन दिया था, ऑक्टेट रूल कौन दिया था, हमारे लुईस दिए थे, कौशल और लुईस ने। तो लुईस जो उनके पॉस्टुलेट्स थे उसके हिसाब से कौन सा बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। देखो लिखा है कि लुईस पॉस्टुलेट दैट एटम अचीव करते हैं स्टेबल ऑक्टेट दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड कौन कौन हो सकता है, हमारा आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट, देखो ये सब हमारे केमिकल बॉन्ड ही हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, which postulation provide the basis for the modern concept regarding ion formation by electron transfer and formation of ionic crystal compound। तो आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ये कौन सा पॉस्टुलेट था, तो ये जो पॉस्टुलेट दिया गया था कौशल का पॉस्टुलेट था। देखो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं ना लुईस और कौशल, तो कौशल का जब पढ़ोगे आके एक कौशल का पॉस्टुलेट तो उसमें तुमको बताए हुए हैं कि कैसे ये बॉन्ड बनता है। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, तो क्या बनता है, एक आयनिक क्रिस्टल बन जाता है, ठीक ना। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे देखो यहाँ पे NaCl है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सोडियम है इसके पास टोटल 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके पास कितना है, 2 8 7 है। तो अब देखो यहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल बनेगा NaCl बाद में जो बनेगा
Cl बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये कौन बताया है, ये जो बताए थे कौशल का पोस्टुलेट था, उसमें बताया कि ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसका ये एक ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसके पोस्टुलेट के अनुसार, कौशल के पोस्टुलेट के अनुसार। तो 4 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच थ्योरी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाई कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन सा थ्योरी सबसे बेस्ट है। ओके तो देखो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी है, लुईस और लैंगम्यूर थ्योरी। ये देखो यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तुमको डायरेक्ट जब एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे ना तो तुमको वहाँ से ये मिल जाएगा। लुईस थ्योरी के अनुसार हो नहीं सकता है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, लेकिन होता है। लेकिन बेस्ट अगर हम लोग अच्छे से अंडरस्टूड करना है तो कौन सा थ्योरी होगा, लुईस और लैंगम्यूर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा। ये सब लाइनें ऐसे एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो वहाँ से जाके करोगे तो तुमको पता चलेगा। थोड़ा सा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बढ़ने के चांस मतलब बहुत ही कम है, पॉइंट मतलब 1% भी चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जरूरी है थोड़ा, अगर आ गया तो तुम्हारा मान चलो कि 4 नंबर कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग करवा दे रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग एटम विथ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट मान के चलो कि L है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस कदर दिया गया है कि 1s2 2s2 2p1 है, ऐसी तरह से M का है और Q का है और इधर R का है। तो बोला है कि द एलिमेंट दैट वुड रेडली फॉर्म ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कौन सा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। सोचो कि कौन, मतलब डाई एटॉमिक मीन्स क्या, जैसे कोई N2 बना ले, कोई F2 बना ले, कोई Cl2 बना ले, इस तरीके से कौन बना सकता है जो इजिली एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। जैसे फ्लोरीन का हम लोग जानते हैं क्या होता है 2,5 होता है। अब ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इजिली, सॉरी क्लोरीन का 2 यही जो लिखा है फ्लोरीन का क्या लिखा है, ये 2 लिखा है ना, मतलब 2 और 7 होता है। तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना क्या कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसीलिए तो क्या करता है, ये इजिली क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये वाला जो है इजिली, जैसे फ्लोरीन का है तो F2 इजिली बना लेगा, जबकि ये वाला देखो हमारा ये बोरॉन का है, ये अगर क्या करेगा, इसको चाहिए देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये कोई और मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं। और इसी तरीके से इसका देखो हाल है, ये हमारा कार्बन है, तो कार्बन के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ना तो या तो अपना 4 दे सकता है या तो 4 लेगा, तो ये ना पॉसिबल नहीं है। तो इजिली कौन बना लेगा, मोस्ट इजिली कौन बनाएगा, हमारा यम जो ऑप्शन है, यम वाला। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, 6 नंबर का हमारा बी हो जाना चाहिए। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या करेगा जो यम है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p5 है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से कहीं से ले लेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इजिली ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये बना लेगा किस तरीके से, F2। जैसे हाँ एक F है, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इसका टोटल 7 है। तो यहाँ पे देखो जो ये मॉलिक्यूल बन रहा है ना, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे देखो एक दूसरे के बीच में शेयर किए हैं, कोई ट्रांसफर नहीं दे रहा है, ऐसे तुम लेके चले जाओ, शेयर किए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडरिंग 2 एलिमेंट P and Q, if P has 2 and Q has 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, देन फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक भी कॉन्सेप्ट देखो कि कह रहे हैं कि जो P है हमारा, मान लो एक एलिमेंट है P, और उसके आउटरमोस्ट, मान लो ये हमारा पहला सेल हो गया, और उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आउटरमोस्ट सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। एंड जो Q है, सोचो जो Q है ये, और ये इसका पहला सेल हो गया और इसका ये दूसरा सेल हो गया, और इस Q में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है, कौन सा कंपाउंड बन सकता है। तो सोचो ये क्या करेगा, ये क्या सोच रहा होगा, 2 वाला, ये क्या सोचेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई नहीं देगा, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए, ठीक। तो ये क्या करेगा कि इसको 6 चाहिए, इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, और इसको कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इजिली इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब इजिली कोई इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ही उसका क्या हो जाएगा, वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब इसके पास अगर 3 होता तब भी उसकी वही बैलेंसी हो जाती, 4 होता तो ही उसकी बैलेंसी हो। अगर 5 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता था, तब उसकी बैलेंसी कितनी हो जाती, 3 हो जाती। अब जो बैलेंसी होती है, अब इसकी बैलेंसी कितनी है,
ये 2 ही होगी, क्योंकि ये अगर 3 होता 3 हो जाता, 4 होता 4 हो जाता, अगर 5 हो जाता तो वैलेंसी कितनी हो जाती 3, लेकिन अब वैलेंसी 2 है तो उसी के हिसाब से वो केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो P है, P के पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसकी P2 लिखोगे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ अभी 1 मिनट, यहाँ पे P के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। इसी तरीके से देखो Q क्या करेगा, Q के पास तो है ही इलेक्ट्रॉन 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 2 ये भी ले लेगा, तो इसका वाला जो बॉन्डिंग जब होता है तो यहाँ का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे आते हैं और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तो इस दो को काट दो, ये दोनों 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का A हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कौशल अप्रोच, अब देखो यहाँ पे फिर से आ गए लुईस और कौशल अप्रोच, फॉर द अमोनियम आयन द 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है क्या बता रहा है, देखो किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मीन्स क्या कि वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कोई मान लो जैसे सोडियम है, अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए यहाँ पे देखो माइनस में लिखा हूँ, ठीक है। अगर यही फ्लोरीन है और ये F माइनस बना रहा है, मतलब क्या कि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए हैं ऐड किए, इसलिए यहाँ पे देखो प्लस लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। तो देखो अमोनियम प्लस है तो यहाँ पे प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन निकला है, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 8 का A हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, NO2 माइनस का और CO3 पे 2 माइनस का कार्बोनेट का, तो बताना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। तो विच अबव द स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, कौन सा स्ट्रक्चर है जो रॉन्ग है। तो देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार जो एटम्स होते हैं उनके सराउंडिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 होने चाहिए। अब देखो कार्बन, हमारा जो कार्बन होता है उसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, और 2 यहाँ से मिल गए, 4 2 6 हो गए। अब देखो 6 हो गए, एक बॉन्ड में कितना 2 इलेक्ट्रॉन 6 4 सॉरी 6 तो यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। अब 12 इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकते हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए था ना, यहाँ पे 12 हो जा रहे हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 टोटल ये हो गए और 6 यहाँ से 12 इसके पास भी हो जा रहे हैं, तो टोटल 12 12 हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए हमारा, पहला वाला होना चाहिए। लेकिन हम लोग और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे देखो इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं ऑक्सीजन के पास, और 2 बॉन्डिंग के हो गए, 6 2 8 तो हो गए। इसी तरीके से नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के पास टोटल अगर हम लोग देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 यहाँ से हो गए 5, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 ही हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देख लो 2 2 4 और 4 4 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है सबके बैलेंस में। इसी तरीके से इसका भी देखो यहाँ पे 6 हो गए, 6 2 8 हो गया। इसी तरीके से इसका देखो 4 और 4 4 8, इसके देखो 6 2 8, और इसका कार्बन का देखो 4 खुद बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है और 4 बॉन्डिंग का, तो इसका कितने हो गए 8 हो गए। तो आंसर इसलिए हमारा जो होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जैसे SCS सल्फर कार्बन सल्फर है, और यहाँ पे भी कार्बन है और बाद में 3 ऑक्सीजन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन है। तो बताना है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन CH2 एंड CO3 पे 2 माइनस, फॉर्मल चार्ज बताना है। अब देखो 2 फॉर्मल चार्ज होता है, एक होता है एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज वो किसी एटम का नहीं होता, वो पूरे मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी एक एटम पे पूछ रहा है, जैसे कार्बन पूछ रहा है, पूछ सकता है तुमसे, सल्फर पे पूछ सकता है, तो उसका दोनों का निकालने का एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसका देखो अलग एक फार्मूला होता है, अगर किसी एक एटम पे निकालना है, तो जैसे यहाँ पे कार्बन का निकालना है, दोनों में मॉलिक्यूल में कार्बन पे ही निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि फार्मल चार्ज ऑन एन एटम, ये किसके लिए फार्मूला है, किसी एटम के लिए, लाइन याद कर लेना, फार्मल चार्ज किसी एटम के लिए अगर बात करेगा तो कौन सा फार्मूला लगाओ, इस वाले फार्मूले को, और उसमें क्या होता है इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, और क्या है माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें कार्बन पे देखना है। अब सोचो कार्बन का फार्मूला हम लोग देख लिए कि फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या है। अब देखो टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। अब पहले CH2 वाले में चेक करते हैं, तो कार्बन पे बताना है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन पे इन फ्री स्टेट में, वो टोटल 4 होता है, 4 होता है, माइनस
माइनस लगा था यहाँ पे, देखिए माइनस लगा दिया मैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर बताना है। तो बताओ ये जो कार्बन है इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, ये जो कार्बन है यहाँ पे इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए लिखोगे यहाँ पे क्या, जीरो लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो जीरो माइनस, फिर देखो माइनस लगा यहाँ पे लिख दो हाफ। अब हमारा टोटल और क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ के लिखा है यहाँ पे जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन से अटैच डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से 4 मिल गए हमको 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से काट दो 4 हो गया, तो 4 में से 4 गया 0, मीन्स जो कार्बन है CH2 में उसके ऊपर जो फार्मल चार्ज होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं। तो फार्मूले में क्या था, फार्मूले में क्या था कि इसके फ्री स्टेट में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर से वही टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो CH2 के लिए था, ये CH2 के लिए था। अब CO3 पे 2 माइनस है, उसके लिए अगर देखते हैं तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कार्बन पे कितना होगा, कार्बन पे कितना है टोटल 4 है माइनस, फिर क्या है कि देखना है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर है इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है नहीं है ना, लोन पेयर इसे बोलते हैं, ये लोन पेयर होता है हमारा, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लिख दो माइनस हाफ। और क्या है फिर यहाँ पे देखो लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 2 4 हो गए, 4 2 6 2 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो जो फार्मल चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस तरह से आंसर कौन सा जाएगा बी। ये हमारा था किसी एटम पे निकालने के लिए, ये किसी एटम के लिए था, याद कर लेना। लेकिन अगर एवरेज फार्मल चार्ज निकालना हो तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी तुमको आगे मिलेगा, जो 54 क्वेश्चन मैं कराने को बोला हूँ ना, तो उसी में तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ तो ताकि तुमको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो जब किसी एक मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल दिया, उस मॉलिक्यूल में पूछा हो कि बताओ उसमें एवरेज फार्मल चार्ज क्या होगा, तो एवरेज फार्मल चार्ज निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, लिखोगे एवरेज फार्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन साइड एटम। देखो ये साइड एटम है, ये जो सेंट्रल एटम से अटैच डायरेक्टली एटम देखना है, सेंट्रल हमारे सेंट्रल एटम हो गया, उससे अटैच डायरेक्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं साइड एटम। तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज देखो 1 2 3 है, तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा -3 चार्ज है, ओके। अपान में टोटल नंबर ऑफ साइड एटम, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम वो भी कौन, जो सेंट्रल एटम हमारा ये जो फास्फोरस है सेंट्रल एटम है, इससे अटैच जो एटम होंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे साइड एटम। तो टोटल साइड एटम कितने हैं 4 हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो ये निकालने का फॉर्मूला था हमारा एवरेज फार्मल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, बताना है किसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता है। तो देखो ऑक्टेट रूल मतलब वहाँ पे नहीं लगेगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, कुछ देखो है लिमिटेशंस कहाँ पे, देखो ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ नहीं लगता है, ये देख लो ऑक्टेट रूल कहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कहीं पे अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो वहीं पे ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। जैसे किसी के पास हो सकता है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट ही ना हो सेंट्रल एटम का, तो वहाँ पे ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो LiCl BeH2 और BCl3, ऐसे डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता है बताओ कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, या किसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना और देख के भी पता लग रहा है कि इनका जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं है, ओके। जैसे देखो लिथियम LiCl में लिथियम के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं केवल 2 ही हैं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास दे रहा है तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से जो BeH2 है इसमें भी नहीं हो पा रहा है, इसी तरीके से जो BCl3 इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट जो ऑक्टेट वाले हैं ये भी हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा कौन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाले, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे NO हो गया, NO2+ हो गए, ठीक है, NO2 हो गया, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, NO NO2 ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसके पास भी जो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है कार्बन के, यहाँ पे फास्फोरस पे देखो टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। इसी तरीके से देखो इसके पास टोटल कितने हैं 12 हैं, इसके पास टोटल देखो कितने हैं 4 4 4 8 और 8 2 10 2 12 हैं। तो ये हमारे कैसे हैं, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मीन्स ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बाकी इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देख लोगे तो पता चल जाएगा तुमको।
12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयनिक कंपाउंड कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट्स विथ कंपेरेटिवली। कह रहा है आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में इजिली बन जाता है। तो देखो आयनिक बॉन्ड जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं कि NaCl है, हमारा NaCl है, ठीक है। तो बताओ NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो बताओ सोडियम कैसा है, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैसा एलिमेंट है कि इसका जो आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हैं कि सोडियम का जो आयनेशन एंथैल्पी होता है यार वो बहुत ही कम होता है। और क्लोरीन हम लोग जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक किसकी होती है, अभी हम लोग पढ़ के आए थे क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो एक जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होगी आयनेशन एंथैल्पी की वो लो होनी चाहिए, लो आयनेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, ओके। और हाई निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की। आंसर जो होना चाहिए हमारा ए हो जाना चाहिए, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। कौन सा बॉन्ड है जो नॉन डायरेक्शनल होगा। तो देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, देखो आयनिक याद कर लेना, जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड जो होंगे, आयनिक कंपाउंड के जो बॉन्ड होंगे कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल। ये लाइन याद कर लेना, नॉन डायरेक्शनल होंगे। जबकि अगर वो कोवैलेंट कंपाउंड हो, कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसका जो बॉन्ड होगा वो डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर तुमको पहचानना पड़ेगा कौन सा आयनिक है कौन नॉन आयनिक है। तो ये हमारा कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, और ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या है कि ये एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा क्या होगा, जिसकी आयनेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो इसकी आयनेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी ज़्यादा ही है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे भी इसका आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जिसके तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली जो नीचे की तरफ के होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और एक मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट तुमको लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा हमारा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल द एंथैल्पी नीड्स टू ब्रेक द 2OH बॉन्ड इज नॉट सेम, ओके। देन व्हाट वुड बी द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। अब मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज। कह रहे हैं पहला जो बॉन्ड तोड़े हैं तो इसकी इतनी एनर्जी लग रही है किलो जूल, दूसरा जब बॉन्ड तोड़े हैं तो इतना किलो जूल लग रहा है। तो बताओ मीन मीन्स एवरेज, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज की बात कर रहे हैं, ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज मीन्स क्या, कि दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों एनर्जी को, तो 502 प्लस 427 ले लो। दो लोग हैं इसलिए हम लोग दो ही बॉन्ड था इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 बॉन्ड 3 से डिवाइड करते हैं, ओके। और ये आंसर हमारा टोटल किस में आ रहा है, किलो जूल पर मोल में आएगा। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको देख लो, इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे ही कोई वैल्यू आसपास में दिख नहीं रहा तो इसको यही आएगा 4 के, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम बॉन्ड ऑर्डर कह रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड नंबर होते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्लोरीन, यहाँ पे लिखूँ, देखो क्लोरीन के बीच, यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन है, मैं बोलूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या बताओ, मीन्स दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे हमारा H2 है, H2 का हम लोग जानते हैं कि H है और एक H, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। इसी तरह से क्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, ब्रोमीन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा। तो इन तीनों का फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो बॉन्ड है वो ऑर्डर सेम होगा। इसी तरीके से देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो, तो नाइट्रोजन का पहले देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, ऐसे बनता है, और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का ये हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो टोटल देखो इसके पास 3 बॉन्ड है, तो इसका आपस में सेम है, सॉरी इसका और इन तीनों का आपस में सेम है। तो हमारा ए और बी आंसर दोनों सही हो जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी मॉलिक्यूल का भी हम फार्मूला बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो मैं तुमको बस थ्योरी के हिसाब से बता दिया, और तुमको अगर 2 मॉलिक्यूल उनके बीच में अगर बॉन्ड हम लोग इजीली बना लेते हैं तो बता पाएंगे, ओके।
60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन देखो, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह से है ये, ठीक है ना, थ्योरी टाइप का है और कॉन्सेप्ट पूरा लगाना होता है। हम लोग जानते हैं कि कौन सा बात सही बोला है। कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो सही है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ देखो, और बॉन्ड एंथैल्पी ये गलत बात है। अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको इजीली हम लोग तोड़ देंगे, मीन्स बॉन्ड एनर्जी उसका ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए गलत हो गया। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, कह रहा किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा, ये गलत। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड ऑर्डर की, लाइन सही है। बॉन्ड लेंथ की कह रहा है तो ये गलत है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, सही बात है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, और बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो हमारे आंसर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे होते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि और देखो कुछ चीज़ें और, जो इसकी एनर्जी होगी ना रियल स्ट्रक्चर की, इन दोनों से इसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कह रहे हैं कि इन द गिवन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस हाइब्रिड कौन सा हमारा? ये थर्ड वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए? रिजोनेंस हाइब्रिड का सी। बाकी ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन देखो कि डेविएशन ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड लेंथ सिम्स एज। देखो जैसे मैं बोलूँ ओजोन की बात करें, देखो ये हमारा ओजोन हो गया। ओके। अब देखो जो ओजोन है, कभी भी एक चीज़ याद करना, कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है और उस सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड था जिसका बॉन्ड लेंथ मान के चलो कि 10 था एंगस्ट्रॉम था, इसका बॉन्ड लेंथ उससे कम ही होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ कम ही होगा। डबल था और वही बॉन्ड अगर सिंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिजोनेंस होता है, जो हमारा ओजोन मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिजोनेंस होता है। तो जब रिजोनेंस होगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, एक टाइम पे क्या हो जाएगा? ऐसे डबल बॉन्ड में, पार्शियल डबल बॉन्ड में कंप्लीट होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा। तो करें जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो, सिंगल जो बॉन्ड लेंथ था वो इंक्रीज करता है, वाइल डबल बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। तो ये वाली लाइन जो है हमारी गलत है। जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो, जो सिंगल था वो डबल में जाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। जबकि जो डबल बॉन्ड था उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है, क्योंकि वो सिंगल में आता है। एक चीज़ याद कर लेना, जब कभी भी रिजोनेंस होता है, जब कभी भी रिजोनेंस होगा, जब रिजोनेंस होता है तो क्या होता है? सिंगल जो बॉन्ड होते हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड में जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड में आते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो भी पार्शियल सिंगल बॉन्ड में चले जाते हैं, ठीक ना। कुछ इस तरीके से वो भी हो जाता है। अब देखो जब ये सिंगल था पार्शियल डबल बॉन्ड में गया तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। बॉन्ड लेंथ क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ। जब ये डबल से सिंगल में की तरफ जा रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है। वही लाइन ये यहाँ पे बोल रहा है। और ये क्या होता है? रिजोनेंस में होता है, जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। ओके। 19 नंबर क्वेश्चन देखो यार, रिजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। अभी बताया था ना कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उनसे रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है? वो कम होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बाकी देखो बोला कि ज़्यादा होता है तो गलत है, कम होता है कहीं कॉन्स्टेंट एनर्जी होती है, ये भी गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो डाइपोल मोमेंट होता है डीएम जिसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर हम लोग कैसे लगाते हैं? वेक्टर सम लेते हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग वेक्टर सम लेते हैं। तो इसलिए देखो लिखा है कि ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड। ये गलत है, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O है ना, H2O लेते हैं तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अगर हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन देखो इधर तीर मारेगा और इसका इधर जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर। तो लोन पेयर का हमेशा दूर ही आता है एटम से, याद कर लेना। किस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ यार, इसको दिखाने का भी देख लेना, ठीक है ना। देखो हमेशा देखो जो हम लोग शो किए हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। मीन्स
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, मान लो यहाँ पे आपसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था, इनकी डायरेक्शन कहाँ पे है, एटम से दूर है, इस साइड है। तो देखो ये भी इधर का है, ये भी इधर का है, तो ये एक वेक्टर सम लिया जाता है सभी एटम का। इसका इंडिविजुअल नहीं देखना है, इसका अलग नहीं देखना, इसलिए पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा क्या है कि वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड, ये वेक्टर सम ही लेते हैं, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डिवाई। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिवाई में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, यूनिट डी करें कि फ्रॉम द फार्मूला द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर सी एम होता है। द रिलेशन बिटवीन बोथ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो ये जाके तुम लोग यहाँ से आर्टिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि 1 डिवाइज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होता है, कूलॉम मीटर होता है। सी क्या है हमारे यहाँ पे, कूलॉम, याद कर लेना, सेंटीमीटर मत बोल देना। 1 डिवाइज इक्वल टू कूलॉम मीटर। क्वेश्चन 22 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द नेट डाइपोल मोमेंट 0, किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो यार फिर से यार, अगर तुम लोग यार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तो यार एक बार जाके देख लेना भाई यार, बहुत अच्छे से मैं खुद अपने 85 नंबर टॉपिक में समझाया हूँ उसका कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो जहाँ से भी तुम पढ़ के आए हो वहाँ से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तब ये सब क्वेश्चंस कर पाओगे और समझ पाओगे। दो कह रहे कि नेट डाइपोल मोमेंट बताना है, किसका 0 है। जैसे मैं H और F की बात करूँ, देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बताया ना, किधर से किधर, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ। देखो अब यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है इस साइड में, तो ये 0 नहीं होगा। H2 का भी हम लोग देखा ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, जो लोन पेयर यहाँ पे हैं उनकी वजह से भी इधर होगी। तो यहाँ पे देखो कहीं पे घट नहीं रहे, सब एक वेक्टर सम की तरह से जोड़ ली जाएंगे। जबकि BF3 की बात करें तो देखो यहाँ पे बोरॉन हो गया, और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और एक यहाँ पे फ्लोरीन है। अब ये इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, और ये सब एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं, 120 डिग्री पे हैं, 120 पे हैं। तो जब ये इससे खींचेगा तो इधर आएगा 60 पे, वेक्टर सम करोगे, वेक्टर पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ में आई। तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के 120 डिग्री पे होते हैं तो उन दोनों का सम का जो वैल्यू आता है वो उतना ही आता है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये भी एफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल HF की, H2O की, BeF2 की एंड NF3 की। तो देखो एक चीज़ याद कर लेना, कोई मॉलिक्यूल कैसा है, देखो HF का भी हम लोग देखे ही हैं कि H है, इधर जाएगा डाइपोल मोमेंट, कुछ वैल्यू होगी इसकी। H2O की देखो, इसका देखिए एक ही डायरेक्शन में सब सम होगा। जबकि ऑक्सीजन का देखो इधर, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, सब एक वेक्टर सम करेंगे तब जाकर कुछ वैल्यू आएगी। जबकि BeF2 की बात करें तो BeF2 के देखो फ्लोरीन अपने तरफ इधर खींच रहेगा, और ये एक इधर खींच रहा होगा, तो एक दूसरे को एक क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये दूसरे को 0 कर देते हैं। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें BF3 की लास्ट में है 23 का, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट किसे बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऐसे एटम्स या आयंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जैसे फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, लिथियम +2 में टोटल 2 है, सोडियम में 10 है, और मैग्नीशियम में 10 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो टोटल 10 है, कैसे, नाइट्रोजन का टोटल 7 होता है, 3 माइनस है, मतलब 3 आगे हैं, तो 7 3 10 हो गया। ऑक्सीजन का ऐसे 8 होता है, 2 आगे तो 10 हो गया। इसी फ्लोरीन का हो गया ऐसे, इसका टोटल 11 होता है, एक निकल गया तो 10 हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारा डी वाला हो जाएगा आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है। तो देखो ये जो बताया जा रहा है, इसके आगे जो लिखा हुआ है ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक बार मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता ले जाते हैं तो उसकी जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो याद करना पड़ेगा कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मान के चलो अगर sp आ गया, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर ही तो बोलते हैं। किसी का sp2 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। किसी का sp3 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, यही सब तो बोलते हैं। तो ऐसे ही बाकी sp3d का भी होता है, sp3d2 का भी होता है,
ठीक है, जिसका ऑक्टाहेड्रल हम लोग बोलते हैं। और इसी तरह से sp3d3 का इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कहाँ से बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बता ले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहे हैं कि बताना ये कौन सा करेक्ट है, तो बताओ SO3 पे 2 माइनस है, यहाँ पे SO3 पे यहाँ पे सही मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे 2 माइनस लगाना है। तो बताना है ये टेट्राहेड्रल है, ये करंट ट्राइगोनल प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, कैसे बताएंगे इसका, देखो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो SO3 पे 2 माइनस, देखो अगर किसी के पहले तो याद कर लेना, कोई सेंट्रल एटम है, अगर उसके ऊपर कोई लोन पेयर आ गया, ये सेंट्रल एटम इसके ऊपर कोई लोन पेयर आ गया, तो उसकी जो अब ज्योमेट्री हो जाती है वो चेंज हो जाती है, वो टेट्राहेड्रल मान लो। जैसे इसका अभी मैं बोलूँ कि हमारा ये है H2O, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो होना क्या चाहिए था, उसका जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल अब नहीं होगा। अब क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इसलिए ज्योमेट्री चेंज हो जाती है और उसका शेप हो जाता है किसका, वेंट शेप हो जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, और मैं खुद पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से जाके एक बार देख लेना अगर कहीं से तुमको कुछ मिल नहीं रहा होगा तो। अब देखो अब यहाँ पे SO3 है, तो देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं, तो याद कर लेना। जब कभी भी अगर हमको किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ SO3 पे 2 माइनस, तो बताओ सबसे पहले सेंट्रल एटम, एक चीज याद कर लेना, क्या सेंट्रल जो एटम होता है उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ओके, इतना करना होगा। अब देखो प्लस लिखो, यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। ये बताओ ऑक्सीजन कैसा है, मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है, हमारा ऑक्सीजन डाईवैलेंट है। यहाँ पे जब कोई मोनोवैलेंट होगा तभी लिखना, अगर नहीं है तो 0 लिख दो। यहाँ पे तो कोई मोनोवैलेंट नहीं है, लिखो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, याद किए रहना क्या है, मोनोवैलेंट की बात हो रही है। अब देखो प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन, यहाँ पे साइन के साथ लिखना होगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे साइन के साथ लिख देना, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन के साथ अपान में 2 कर दो। ये एक फार्मूला होता है हाइब्रिडेशन निकालने का। देखो जैसे मैं इसका बोलूँ कि सल्फर का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन के पास इस सल्फर से अटैच ऑक्सीजन क्या है, वो डाईवैलेंट है, कोई मोनोवैलेंट है नहीं, तो 0 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाया हूँ। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है ये बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज अगर देखें हम लोग तो कितना है, -2 है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, -2 है, अपान 2 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4। अभी 4 आ गया मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। एक चीज़ याद कर लेना कि अगर 2 आता है हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, अगर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, अगर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, अगर 5 आता है, 5 है तो sp3d सॉल्व करने के बाद, अगर 6 आता है तो sp3d2, अगर 7 आता है तो sp3d3। कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे 1 3 4 हो गए, 4 3 7 हो गए, ऐसे देखो यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 2 6, यहाँ पे 2 लोग थे, वो एक S एक P, तो 2 लोग थे इसलिए 2 sp हो गया, यहाँ पे S और P 2 P है, एक S है तो 3 हो गया, इस तरीके से किए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये टेट्राहेड्रल हो गया, सॉरी हाइब्रिडेशन sp3 है। अब जब हाइब्रिडेशन किसी का sp3 होता है, जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो कौन सा होना चाहिए ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, बट ये टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारा जो सल्फर है उसके ऊपर क्या एक लोन पेयर है, यहाँ पे देखो सल्फर है ना, तो सल्फर अगर है और O3 था, SO3 यही है तो है, SO3 पे 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और हमारा बाकी यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 माइनस, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 माइनस ये हो गए, और यहाँ पे एक लोन पेयर बच जा रहा है। अब लोन पेयर हो जाने की वजह से, लोन पेयर बच जाने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो टेट्राहेड्रल नहीं रह जाता है। इसी तरीके से NO2 माइनस,
NO2 माइनस अगर हम लोग देखें तो इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा, प्लस ऑक्सीजन क्या हमारा मोनोवैलेंट है, सॉरी डाईवैलेंट है इसलिए 0 हो गया, माइनस कितना चार्ज है -1 ही है तो 1 लगा दो, अपॉन 2 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आएगा 3, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp2। अब हाइब्रिडेशन अगर sp2 आता है तो उसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसके हिसाब से तो ये भी सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर वही नियम कि NO2 अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं NO2 माइनस का, अगर NO2 का माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर बच गया। अब लोन पेयर बच गया इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर ना हो करके ये वेंट शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। ClO4 है पे -1 है, इसका अगर देखें क्या होगा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखो तो क्लोरीन कितना है 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, मोनोवैलेंट कोई है नहीं तो 0, माइनस टोटल चार्ज -1 है अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4, हाइब्रिडेशन क्या है sp3, हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्या हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था टेट्राहेड्रल। क्या ये टेट्राहेड्रल होगा, अब इसकी हम लोग देखें स्ट्रक्चर बना के, तो उसके ऊपर पता करना, बस स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, बस पता करना होता है यार उसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं। तो अगर तुमको पता है तो तुम डायरेक्ट बना ले जाओगे, नहीं पता तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर। क्या इसके पास जो है, इसके पास कोई लोन पेयर है तो कोई इनके पास कोई लोन पेयर नहीं, तो हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो ये NH3 है, ये NH3 है तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा क्या आ जाएगा sp3d आएगा। इसका निकालोगे देखो 5 है, मोनोवैलेंट कितना है 3 है, कोई चार्ज है नहीं तो अपन 2 से काट दो, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया 4 आ रहा है, तो मीन sp3 आ रहा है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा पिरामिडल आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं पिरामिडल हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोलते हैं जब sp2 होता है हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट स्टेबल होगा। एक चीज याद कर लेना है, जब किसी का हाइब्रिडेशन sp3d हो, ठीक है ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये हमारे जो बॉन्ड्स हैं ये वाले, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इसे क्या बोलते हैं इक्वाटोरियल, ये भी क्या है इक्वाटोरियल है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले उनको हम लोग जो होते हैं वो कहाँ पे रखते हैं एक्सियल पे रखते हैं, याद कर लेना यार, उसको कहाँ पे रखेंगे एक्सियल पे रखते हैं। अब तो देखो यहाँ पे एक्सियल पे रख दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन और मर चला था इसलिए इसको इधर रख दिए, तो ये एक्सियल पे ना रख के देखो इसको कहाँ पे रखें, ये इक्वाटोरियल पे रखे हैं, ये भी एक एक्सियल पे रखेंगे इक्वाटोरियल पे, इसलिए गलत हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा, ओके। तो 26 का आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा ये हो जाना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लुईस अप्रोच हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि लुईस जो अप्रोच था हेल्प करता था इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बट ये फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ओके। देखो लुईस स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड के लिए ही था, लेकिन वो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। रीजन ऑफ डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल अलाइक, जैसे इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसके जो रीजन्स हैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। फिर क्या था आइडिया अबाउट द शेप ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल उनका शेप क्या होगा, तो ये हमारी जो लुईस अप्रोच थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो आंसर क्या होना चाहिए डी, ये सब एनसीईआरटी की लाइन में से दिया हुआ है। अब देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन, बैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है वो किस पे बेस्ड होती है, हमारी जो बीबीटी है वो किस पे बेस्ड है। तो देखो ये सब लाइनें एनसीईआरटी की डायरेक्ट ऐसी लिख रही है कि वो बीबीटी किस पे बेस्ड है, तो तीनों जो लाइनें लिखी है ना ये सब सही है कि नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इस पे बेस्ड थी, ओवरलैपिंग क्राइटेरिया एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस पे भी बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन इन सब तीनों पे ही बेस्ड है, ओके। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो डी वाला हो जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 का हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताना है कंसीडर द ग्राफ, और इस ग्राफ को देख के बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कर्व इज गिवन फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज द फंक्शन ऑफ इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट विच पॉइंट ऑफ द कर्व हाइड्रोजन इज फाउंड इन द मोस्ट स्टेबल। देखो हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल कब होगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। यहाँ पे कुछ पोजीशंस हैं, ए है, बी है, यहाँ पे सी, देखो कौन कौन से पोजीशन दिए गए हैं, यहाँ पे ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो बताओ सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, ये जो पोजीशन सी है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है,
तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है वहीं पे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो सी वाला हो जाना चाहिए। ओके, कह रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब देखो यहाँ पे हमारा H2 जो मॉलिक्यूल है ये एनसीईआरटी में से दिया गया था, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ा, मीन्स एंडोथर्मिक है, तो कितनी एनर्जी लग रही है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इतनी किलो जूल एनर्जी, देखो ये भी किलो जूल है, यहाँ पे जूल केवल लिखा है, वैल्यू सेम ही है, तो थोड़ा ध्यान रख के करना होता है। कभी कभी हम लोग बस देख रहे अच्छा इतना ही तो मार्क चले आए, इस पर हमारा ध्यान गया नहीं कि अच्छा ये किलो जूल भी दिया था, तो थोड़ा यूनिट देख करके ध्यान देना। कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो वैल्यू सेम है, कौन सा आंसर मारे, तो यूनिट भी ध्यान देना पड़ेगा यार। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन। अब तुम लोग देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, तो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, केवल आना ही नहीं है, तुमको आता आता क्वेश्चन भी कभी गलत हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब यही वाली होने वाली है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, कितना तुम एक्यूरेट हो, क्वेश्चन जो लगा रहे हो तो उसमें गलत कितना कम कर रहे हो तुम। हो सकता है तुमको बहुत क्वेश्चन आते हैं लेकिन गलत करके चले आते हो, क्यों, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तुम क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं, तो ये सब चीज़ें तुमको खुद सुधारना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन एंड directional properties of bond in the polyatomic molecule like CH4, NH3 and H2O etc in the term of, तो जो ये सब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस टर्म में एक्सप्लेन की गई है। ओवरलैपिंग, देखो बैलेंस बाउंड थ्योरी के हिसाब से, देखो बैलेंस बाउंड थ्योरी भी बताया था ना, बैलेंस बाउंड थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं यहाँ पे ये वाला कि ओवरलैपिंग क्राइटेरिया एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दोनों सही हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडेशन, तो हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव ओवरलैप, देखो कौन सा है जो पॉजिटिव ओवरलैप को प्रेजेंट नहीं करता है, तो हमारा आंसर बी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दो टाइप का ओवरलैप है मेनली, एक पॉजिटिव ओवरलैप है एक निगेटिव, लेकिन एक ओवरलैप और है वो क्या है, जीरो ओवरलैप। मेन तो दो पॉजिटिव निगेटिव, एक और ओवरलैप है जीरो ओवरलैप, यहाँ पे जो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। क्यों यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही, कि आउट ऑफ फेज हैं ड्यू टू डिफरेंस ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस माइनस, ये यहाँ पे प्लस और माइनस वाले इसे बोलते हैं निगेटिव अप्रोच, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस और माइनस माइनस एक तरफ है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये सब निगेटिव अप्रोच है। ये सब कैसे हैं, निगेटिव ओवरलैप है, ये निगेटिव ओवरलैप है, ये भी निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव ओवरलैप कुछ इस कदर, ये वाले सब पॉजिटिव ओवरलैप हैं और ये वाले सब निगेटिव ओवरलैप हैं, तो इसको आंसर जो होना चाहिए हमारा ये है निगेटिव ओवरलैप। बाकी सब कैसे हैं, पॉजिटिव ओवरलैप है, और ये एनसीईआरटी का था। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायगोनल हाइब्रिडेशन इज अनदर नेम। अब इसमें क्या करना है, कुछ ही नहीं, बस तुमको याद करना पड़ेगा कि जो डायगोनल हाइब्रिडेशन होता है उसको एक अदर नेम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एसपी हाइब्रिडेशन। एसपी ऐसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा डायगोनल हाइब्रिडेशन है, जिसका निकालोगे, जिसका हाइब्रिडेशन एसपी आएगा वही हमारा डायगोनल हाइब्रिडेशन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये कि ये थ्योरी यहाँ पे है कि कोई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उससे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, एटम की बात करते तो उससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में एटॉमिक ऑर्बिटल भी दिया था, तो वही ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में अगर बात करेगा तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, अगर एक एटम की बात करेगा यहाँ पे लिखा होता है इन एन एटम, तो एटॉमिक ऑर्बिटल सही हो जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी के लाइन से ही लिया गया कि साई एक्सप्रेस्ड एज ए वेव फंक्शन कैन रिप्रेजेंटेड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेव फंक्शन, वो क्या है हमारा साई है, ये रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, ये हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन थी। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंस टू ऑब्टेन डायरेक्टली। ओके, तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें कि मॉलिकुलर जो ऑर्बिटल्स हैं विच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द श्रोडिंगर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सही है लाइन कि बी ऑप्शन क्या है कि फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 36 का ए है, ये भी एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है कि मॉलिकुलर जो ऑर्बिटल्स हैं विच आर नॉन
which are one electron wave function for molecules are difficult to obtain directly from the solution of the Schrödinger wave equation। तो हमारा ए से हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। 27 देखो, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही लिया गया है, दिखाता हूँ तुमको। देखो बोला कि 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करते हैं तो बताओ कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो 8 बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखो। पहले ये देखो, कह रहा है कि जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो क्या देता है, वी हैव सीन दैट कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन 2 एटम फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 2s, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरीके से अगर 2s और 2p होते हैं तो टोटल कितने देते हैं, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स देते हैं। जैसे देखो, जिसके ऊपर स्टार लगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। जिसके ऊपर स्टार उसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। जिसके ऊपर स्टार नहीं उसे क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखो अब 1 अगर 2s की बात करें तो 2s से क्या बन सकता है, 2s से सिग्मा स्टार 2s बन सकता है और सिग्मा 2s बन सकता है 2s से। लेकिन 2p से सिग्मा 2px 2py 2pz बन सकता है स्टार में। देखो सिग्मा 2px बन सकता था, सॉरी सिग्मा 2pz बन सकता है स्टार, और सिग्मा 2pz बनता है, मीन्स बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बन सकता है। इसी तरीके से पाई 2px और पाई 2py बन सकता है स्टार में, और यहाँ पे बॉन्डिंग का बन सकता है। तो देखो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। गिव राइज टू, देखो लिखा है 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का देखते हैं कि 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 1 एटम कैन नॉट ओवरलैप विथ 2px एंड 2pa। देखो 2pz जो होता है वो ओवरलैप नहीं कर सकता है विथ 2px एंड 2pa ऑर्बिटल्स, बिकॉज क्योंकि ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट सिमेट्री में होते हैं। सिमेट्री ऑफ 2px 2pi 2pz जो होती है वो सेम नहीं होती है। याद कर लेना ये लाइन कि ये सब देखो, जैसे ये हमारा ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, और ये वाला जो होगा ये हमारा z एक्सिस, तो ये इनकी सिमेट्री जो कि सेम नहीं होगी, इसलिए ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन एज जेड डायरेक्शन, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम लोग जेड डायरेक्शन में लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम लोग जेड लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा, तो हमारा पी जेड होगा। पी एक्स और पी वाई ये सिग्मा बना लेंगे, लेकिन पी जेड क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये इंटरन्यूक्लियस हमारा, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि हमारा क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है हमारा, ये जेड है। तो देखो यहाँ पे हमको ये बनाना पड़ेगा पी जेड और पी जेड, ठीक है ना। अब पी जेड के बीच में क्या हो जा रहा है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा नहीं बन पाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मीन्स क्या, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना, एग्जिस्ट ना करे। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, जीरो। याद कर लेना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये लाइन याद कर लेना। तो कैसे पता करेंगे किसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के कई ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कई ट्रिक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड, कुछ चीज़ों का मैं बता दे रहा हूँ, उसको तुम लोग थोड़ा ध्यान में रखना, उससे कर ले जाओगे। अगर किसी का टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 4 आ रहा हो, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे, एक मिनट यहाँ पे देखो BA, ठीक है, BBB, AAA। अब देखो अगर ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक कट जाएंगे, मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 4, वही मैं बोल रहा था कि किसी के पास अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0। फिर यहाँ पे 2 और 2 करोगे तो टोटल 8 है, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो 8 इलेक्ट्रॉन भी अगर है टोटल, तब भी जो होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। और जब ये करेंगे, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये बॉन्डिंग के 8 हो गए, 6 हो गए, और इधर भी ऐसे 2 कर दें तो टोटल इधर जितने उधर इतने, मतलब टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इतना आ रहा है, ये ट्रिक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इतने आ रहे हैं तो, ठीक है ना, ये जल्दी लगाने की ट्रिक है। तो जैसे हीलियम पे +2 पे 2 है, तो He2 मीन्स क्या, 2 2 4 हो गया, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 ही बचा, तो इसका सिर्फ 2 ही है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा, वो 1 आ जाएगा।
ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया आता है। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ऐसे याद कर लो, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है ना। अब जैसे इसका आया ना टोटल इलेक्ट्रॉन हीलियम का, हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, He2 के 2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बी फर्क क्या है, बॉन्डिंग, ए फर्क क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो बताओ हाफ हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। एक मैं और बता देता हूँ, बाकी तुम लोग करके देख लेना। He2 है और प्लस है, तो मीन्स यहाँ से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गए तो 3, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। तो देखो इसमें फिर से फिल करेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 फिल कर दिया और यहाँ पे 1 हो गया। तो बॉन्डिंग में टोटल कितने हुए, 2 होगा, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 में से 1, तो यहाँ पे 0.5 हो गया। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया 0.5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए देखो टोटल 2 यहाँ पे 1 3 है, तो इसका भी 0.5 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 4 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोला ही था 4 आने पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट या वाइबल। ओके। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। दो यहाँ पे कई चीज़ें पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कुछ चीज़ याद कर लेना यार। देखो एक लाइन याद कर लो, किसी का अगर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन में है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन में है तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। एक लाइन याद कर लेना, एक्सेप्ट यदि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ रहा हो और 16 आ रहा हो। ये कैसे हो जाते हैं, ये भी तो इवन है, लेकिन ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ऑड वाले होंगे ही। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। बट अगर 10 और 16 भी टोटल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इतना बस याद कर लो। और चीज़ें कुछ याद कर लो, क्या कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 14 है तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन 14 आ रहे हैं जोड़ने पे, टोटल ऐड कर लो, 14 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अब इसके ऊपर अगर जा रहे हैं हम लोग, इधर नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ कितना हो सकता है, 15 यहाँ पे करें तो हमेशा 0.5 का डिक्रीमेंट होगा बॉन्ड ऑर्डर में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो चाहिए, पॉइंट यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अगर 16 में कर दूँ तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर 17 कर दूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 1.5। इसी तरीके से जब 20 पे पहुँचोगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे आओ, नीचे जब आओगे ना तो देखो 13, अगर मैं बोलूँ 13 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन ही है, ये याद कर लेना एक, ताकि तुमको कुछ करना ना पड़े, तुरंत लगा लो। और तुम भी देख रहे हो कितना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, मीन्स तुमको टाइम का बचत भी करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, और ट्रिक भी अच्छे से लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करेंगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 8 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर का निकालने के लिए ये भी बता दिया हूँ कि ये जल्दी करने का ट्रिक, ये तो ट्रिक था लगाने का, ये हमारा याद करके जल्दी लगाने का ट्रिक है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 16 है मीन्स 14 से आगे बढ़ गए, 16 2 आगे बढ़े मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसका देखो 15 है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 2.5 हुआ। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज करा, क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया। यहाँ पे देखो 16 है और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया, यहाँ पे 16 है तो मतलब 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे भी डिक्रीज कर गया। यहाँ पे देखो 2.5 है, यहाँ पे इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 16 हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक ही है। पैरा से डाया में चेंज करना है। और ये कितना है, ये पैरामैग्नेटिक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे 15 ही है। ऐसे देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स पैरामैग्नेटिक है, और ये 18 है, तो पैरा से डाया में चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज होता है, ये होगा नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 7 15, ये 15 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 14 है, तो
ये पैरा से डाया में चेंज हुआ है, पैरा से डाया में भी चेंज हुआ और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज किया। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए 41 का, वो कौन सा हो जाना चाहिए? 41 का आंसर जो होना चाहिए हमारा डी वाला ही हो जाएगा, ठीक है ना। यार देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस इस तरीके से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कई कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ लिया, पूरा बॉन्ड ऑर्डर को निचोड़ लिया है। क्वेश्चन है कि 42, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइऑक्सिन स्पीसीज इज इतना, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है ये बता रहा है। देखो जो आगे वैल्यू होती है ना, याद कर लें, जब मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ वैल्यू इस तरीके से दिया हो तो जो दशमलव से पहले होता है, पॉइंट से पहले होता है, उससे ही उसका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रिक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास 1 ही है, अब इसके पास नंबर ऑफ 1 है, मतलब कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक ही हो, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट में। तो देखो इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितना होगा? 1 होगा, तो इसके पास 2 इसलिए हो ही नहीं सकता। इसके पास देखो 2 हैं, इसके पास 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो इसके पास कितने हैं? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसके पास कितने होंगे? 1 ही होंगे। इसके पास 2 हैं और इसके पास 1 है, तो आंसर हमारा कौन सा है? बी। कैसे होगा ये देख लेना करके, जो वहाँ पे दिया गया होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका, उससे कर ले जाओगे, ठीक है ना। देखो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ साइनाइड Cn- का क्या है? तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ कर लो। यहाँ पे 6 है और 7, 7 6 13, 1 14, 14 होता है। किसी का अगर 14 आता है टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, बताया था ना, उसको याद कर लो। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गए। और 14 कैसा है? ऑड है कि इवन है? इवन है, तो वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। कुछ नहीं करना है, नहीं तो इस सबके लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन सा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है? फोन वाले, जो मतलब हाइड्रोजन जब कभी भी फ्लोराइड से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जब कभी भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना थोड़ा होता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए? आंसर जो हमारा होना चाहिए वो हो जाना चाहिए कौन सा? डी वाला। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। एक चीज याद कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ता है, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं सब, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो 45 का हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए ए और डी, और तो आंसर का हो जाएगा डी वाला। ए और सी दोनों से, ये तो डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, N2 और SO2 एज ClF3 इज। आयनिक कैरेक्टर बताना है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखा हूँ, ये मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकाल के लाया हूँ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना यार। कह रहा हूँ यार एक बार बात मानना, अगर तुमको अच्छे से तैयार नहीं तो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार जरूर जाके देखना, वहाँ से तुमको मतलब एक एक चीज़ें अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट तुमको तैयार होगा, ठीक है ना। बहुत वहाँ से रिलैक्स होकर पढ़ाया हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और टाइम भी इसलिए ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं आईपी मीन्स आयनिक पोटेंशियल। आईपी क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। मीन्स कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसीलिए मीन्स पोलराइजेशन जो होता है आयनिक कैरेक्टर के उल्टा होता है। अब कोई बोले कि आयनिक कैरेक्टर बताओ कैसे निकालते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर जो होती है वो कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन के, नॉट एनायन। याद कर लेना कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन नॉट एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन के। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं? चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मीन्स आयनिक जो कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव पे भी हो सकती है, मतलब कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके उल्टा ही होता है एकदम से। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखो इसके पास जो चार्ज है, ऑक्सीजन के पास जो चार्ज है -2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्लोरीन पे -1 है। तो चार्ज के उल्टा होगा, अगर चार्ज ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो आयनिक कैरेक्टर हमको ज़्यादा बताना है। तो लिथियम फ्लोराइड है जिसके ऊपर -1 चार्ज है, यहाँ पे देखो -2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे -1 चार्ज तो था, लेकिन साइज ऑफ एनायन की अगर साइज ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे भी चार्ज का दिक्कत हो रहा है, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो बी होना चाहिए। ये वाला कहाँ से लगा रहे हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेना यार। तो 46 जो 46 है हमारा 46 नंबर का, तो कौन सा सही हो जाना चाहिए 46 नंबर का हमारा आंसर, वो बी वाला हो जाना चाहिए। ओके 47 नंबर का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, सबसे पहले भी आया था ना फॉर्मल चार्ज निकालने का। देखो यहाँ पे लिखा है एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला मैं बता दिया था, वहाँ से आके देख लेना, ऊपर ही करवाए हूँ अभी। ठीक है क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोलैरिटी जो होती है इन ए मॉलिक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड primarily on the electronegativity of the constituent atom and shape of the molecule. Which of the following है the highest dipole moment? किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहे हो। एक लाइन बोल के आ गया कि डाइपोल जो मोमेंट होती है प्राइमरी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ओके दूसरा क्या है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो पहला CO2 है, पहले तो CO2 का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है लीनियर ही है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड देखो इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इन लोगों की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर ही होती है, इसका 2 पॉइंट कुछ होता है, इसका भी 2 पॉइंट कुछ ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच की डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम आएगा। जबकि H2O का देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट कुछ 2 के करीब में होता है, 2.4 या 2.5 के करीब में होता है, जबकि या 2.1 होता है शायद, जबकि इसका ऑक्सीजन कितना होता है ये 3.5 होता है, तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और जबकि यहाँ पे देखो सल्फर ऑक्सीजन दोनों के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, वो सी वाला हो जाना चाहिए। ओके 49 नंबर क्वेश्चन देखो, इन NO3 आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर। तो देखो अब ये NO3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। NO3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। NO3 माइनस है, NO3 पे माइनस है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे माइनस। ठीक है ये बॉन्ड है। तो बताओ ये जो नाइट्रोजन इसके ऊपर कोई लोन पेयर दिख रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, उसके पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं टोटल 4 हैं। देखो एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ, 4 टोटल 4 बॉन्ड पेयर कौन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, अभी हम लोग बताएं कि हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकालोगे उसके ऊपर अगर लोन पेयर नहीं है तो वही उसका क्या होता है ज्योमेट्री होता है। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, देखो इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं, टोटल मोनोवैलेंट 4 हैं, माइनस चार्ज कितना -1 है अपॉन 2। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4 आएगा, मीन्स हाइब्रिडेशन क्या sp3। कोई लोन पेयर है नहीं, तो आंसर जो हो जाना चाहिए इसका यही हो जाएगा। बाकी इसका निकालोगे देखो 5 2 7 1 8 आ गया, 8 आएगा, इसका 8 आएगा और 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, लेकिन इसके पास देखो लोन पेयर है तो ये होगा नहीं। इसी तरीके इसको देखो 6, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 3, तो sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, तो ये टेट्राहेड्रल हो ही नहीं सकता। और इसी तरीके से देखो इसका आएगा 6 3 9 9 एक गया तो 8 में से 2 गया तो 2 घटाएंगे, मतलब काटेंगे तो कितना आएगा 4 अगर है तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाना चाहिए था टेट्राहेड्रल हो जाना चाहिए था। तो इसमें 2 ऑप्शंस ज़्यादा मुझे सही लग रहे हैं, मतलब 50 के BH4 माइनस भी लग रहा है और H3O प्लस भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर इसके ऊपर तो इसका आंसर यार 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 50 का जो ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, A और D। ठीक है ना, तो दोनों का कर लेना आंसर, A और D होगा। ठीक है ना, ये भी टेट्राहेड्रल होगा और ए वाला भी आंसर हमारा टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। किसमें सभी बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। देखो XF4 का अगर हम लोग देखें तो XF4 ऐसे बनाएंगे, X ही है और यहाँ पे F हो गया और F, तो ये सभी बॉन्ड्स इक्वल होंगे, इधर लोन पेयर है। ठीक है, और ए भी सभी बॉन्ड्स इक्वल होंगे, जबकि यहाँ पे C2H4 का देखोगे तो कार्बन सभी बॉन्ड देखो यहाँ पे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, सभी बॉन्ड कहाँ इक्वल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सभी बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं। तो आंसर जो 51 का हो जाना चाहिए वो सी हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखो सभी बॉन्ड फिर से इक्वल हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, फ्लोरीन होता है,
और ऑक्सीजन भी होते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है 4 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3.5 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 3 होता है। इसी तरीके से इधर नीचे जाओगे क्लोरीन का 3 होता है। तो आंसर जो हो जाना चाहिए वो कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का लग रहा है तुमको, ये वाला आंसर हो जाएगा ए। ओके, ये किसका है क्लोरीन का है, तो ये हो नहीं सकता। ये हमारा किसका है ब्रोमीन का लग रहा है, ये आयोडीन का लग रहा है। तो आंसर जो चाहिए हमारा 52 का ए हो जाएगा। 53 के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग। तो पाई बॉन्ड कितना है देखो दिख रहा है साफ साफ 5 पाई बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन सी वाला लग सकता है और डी वाला। अब सिग्मा बॉन्ड गिन लो, तो सिग्मा बॉन्ड देखो कितना है 1, इधर से करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हो गए, 12 13 14 15, ठीक है 16 17 18 19 ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही 4 बॉन्ड है, मतलब एक कार्बन केवल 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ N2 इज करेक्ट। तो देखो इसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखो, जब कभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, जब कभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन का 14 से ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो एनर्जी होता है उसको फॉलो करते हैं। जब 14 या 14 से कम होता है तो इसको फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए उसको देखोगे 54 का, तो देखो ये ए वाला और सी वाले ऑप्शन दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही है, तो यही वाला आंसर होगा। क्योंकि यहाँ से देखो, और देखो किस तरह से लिया गया है, ये वाला देखो यहाँ से पाई 2 पी वाई, देखो पाई 2 पी वाई है, इसकी एनर्जी पाई 2 पी जेड से कम है, सही है यहाँ तक। और देखो फिर इसकी एनर्जी पाई 2 पी जेड की किससे कम है, पाई 2 पी स्टार एक्स से कम है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी दोनों बराबर है, तो ये वाला आंसर हो गया। ये दोनों भी ऑप्शन सेम ही है, लेकिन आंसर कौन सा हमारा ए और सी सेम है, तो वो आंसर सही हो जाएगा। Which of the following ion out of the following does not contain unpaired electron, किसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बताया था, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 13 है, इसके पास कितना है टोटल 16 है, 16 वाले के पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो बता ही दिया हूँ। इसलिए ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा आंसर। ये क्या है हमारा B22 इलेक्ट्रॉन 10, तो बताया था ना 10 और 16 वाले कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो अनपेयर्ड हो जाता है। जब तुम यहाँ पे फिलिंग वाला कार्यक्रम शुरू करोगे तो यहाँ पे देखो जैसे 14 है 10 है, तो यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉन फिर 2 करते हैं, फिर 2 करेंगे, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे 1 और 1 करते हैं। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने तुमको क्या बताया है ट्रिक बताया यार, ताकि तुम जल्दी से कर पाओ। कॉन्सेप्ट ऐसे देखो, इसके पास अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये हमारे 55 क्वेश्चंस हो गए हैं यार, बाकी के 54 क्वेश्चंस और बचे हैं। टोटल 109 क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में बना के समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग भी एंड हो जाएगा यार। जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको खूब अच्छे से तैयार करो, जिसका कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराए हूँ, तुम वहाँ से जाकर समझ सकते हो अच्छे से। वहाँ पे मैं कराया हूँ, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ कराए हैं, PYQ ही हैं, तो वहाँ से तुम PYQ भी कर सकते हो। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।